नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता चला है कि मैंने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं आप सबके लिए, जो हिंदी माध्यम में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो आरओ एआरओ का भी पेपर होगा ये महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत सारे तथ्यों को शामिल कर दिया जाए या व्यापक एक हो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो इम्पोर्टेंट हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उसी को हमको लेके आएंगे। क्योंकि हमने आपको कल ही बताया, नेक्स्ट वाले क्लास में ही बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग जो है लेके आ रहे हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बड़े ही जरूरी होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी माध्यम में हमारा परिवार, जैसे द काउंसिल आईएएस परिवार, बहुत सारे रिजल्ट को दिया है। अब ये अभी तक ऑफलाइन, इलाहाबाद में ऑफलाइन के क्षेत्र में जाना माना संस्थान है और ऑफलाइन चल ही रहा था। अब ऑनलाइन हम लोग उतरे भी हैं, ऑनलाइन साथ साथ। और आप सबके लिए 22 नवंबर से ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हमारी हो रही हैं। तो फाउंडेशन कोर्स होगा, आप उसमें जुड़िए, आके देखिए और आपको सारी चीज़ें बेहतर मिलेंगी। जैसे जिस लिए ये जाना गया है हमारा संस्थान, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और फटाफट आप ये वीडियो को आप शेयर भी कर दें और इसको कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये दूसरे तक अगर वीडियो पहुंचता है जो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले अन्य छात्र हैं, तो उनके लिए भी ये सार्थक होगा और वो फिर उससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप लोग ये वीडियो को जो है कि आप शेयर भी करते जाइएगा, कमेंट भी करते जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते जाइए जो इस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं। कंटेंट हमारा जो रहेगा वो पूरी टीम मिल करके काम करती, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। इसके ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है बिहार। कहां किया जाएगा ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है गोवा है, यानी 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो हम इसकी व्याख्या भी देखते हैं कि क्या है। तो आप देखेंगे, और मैं आपको बार कहा हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कि आपको इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम अब जो है द काउंसिल सिविल सर्विसेज करके है। आप उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप उससे वहाँ पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया करें। इसकी व्याख्या अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। यह आयोजन कब से कब तक होगा, तो 20 से 28 नवंबर 2021 तक होगा। यानी 20 से 28 नवंबर, आने वाले समय में 20 से 28 नवंबर के बीच में ये आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन वार्षिक रूप से मौजूदा समय में गोवा में किया जाता है। यानी मौजूदा जो इस समय चल रहा है 1-2 सालों से, इसमें गोवा में ही ज्यादातर इसके मतलब आयोजन किए गए हैं। अब ये वार्षिक रूप पर आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर आपको ये देखना है कि अगर हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो स्थापना हुई वो 1952 ईस्वी में हुई है। याद रखिएगा, महोत्सव का उद्देश्य है दुनिया भर के सिनेमा को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ाई करते हैं, मेंस में आर्ट एंड कल्चर का महत्व ज़्यादा है
हिस्ट्री में जो आर्ट और कल्चर है, वहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक टॉपिक सिनेमा करके भी पढ़ाया जाता है। सिनेमा हमें जो है कि दर्पण होती है हमारे समाज की। और अगर बॉलीवुड की फिल्में, साउथ की फिल्में और अन्य हॉलीवुड की फिल्में एक मंच पर अगर उपलब्ध होती हैं तो इनके बातों को देखा जाएगा, इनके शेयर किया जाएगा, तो इससे जो होगा कि एक सिनेमा जो होंगे एक मंच पर साझा किए जाएंगे। इसका ये उद्देश्य रहा है। तो एक मंच पर साझा होंगे, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ये चीजें होंगी। महोत्सव का आयोजन फिल्म महोत्सव निदेशालय, और ये फिल्म महोत्सव जो निदेशालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, और फिर गोवा राज्य सरकार मिलकर करते हैं। तो कौन फिल्म महोत्सव का आयोजन करता है? तो आयोजन फिल्म महोत्सव निदेशालय और गोवा राज्य सरकार मिलकर करते हैं। तो ये रहा हमारा जो है पहला क्वेश्चन आज का। इसमें आप पहला क्वेश्चन रहा। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कुछ बातें की जा रही है, जिसपे हमें देखना है तथ्य क्या है। पहला ऑप्शन है कि यह उड़ीसा में स्थित है। 2 नंबर पर कथन है कि 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यानी इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारा, यानी बी हमारा 2 जो हमारा कथन है। तीसरा कथन हमारा यह है कि 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चौथा है कि विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे इसी उद्यान में पाए जाते हैं। ये 4 कथन इसमें दिए गए हैं, और फिर पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। आपको ध्यान देना है कि असत्य पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन है हमारे कि केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2 और 4, या केवल 1 और 2। इसका सही उत्तर है केवल 1, यानी असत्य पूछ रहा है। तो इसमें जो है कि कथन 1 असत्य है और सारी चीजें सत्य हैं। तो हम आप व्याख्या इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर व्याख्या हम देखिए कि हाल ही में अवैध निर्माण के चलते काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाल ही में अवैध निर्माण के चलते चर्चित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। जबकि कथन में क्या दिया गया? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि ये असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। ये अवैध निर्माण के चलते अभी चर्चा में रहा है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अब 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे ज्यादा गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए विश्व के दुनिया में, तो विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे किस देश में पाए जाते हैं, उद्यान में वो शामिल हो जाएगा, फिर भारत एक ऑप्शन आ जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। एक गणना अगर देखेंगे तो 2018 की ये गणना के अनुसार यहाँ गैंडों की संख्या जो है 2413 है, 2413 है, ये किया जा रहा है। तो इसकी व्याख्या के अनुसार हम देखेंगे तो उसमें जो कथन 1 दिया है वो गलत है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है? किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है? हमारे ऑप्शन है भारत, बी है कलाम, सी है अभ्यास, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जो है वो है सी, अभ्यास। अभ्यास का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। तो हम इसकी व्याख्या भी देखते हैं।
कि व्याख्या क्या है, देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यानी आपको इसमें कई चीजें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है कि रक्षा अनुसंधान संगठन ने कहां से, उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित जो है चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका अभ्यास का जो है सफल परीक्षण किया गया है। इस लड़ाकू ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट 22 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने हेतु हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। इसका इसमें तो जो है कि प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बंगलुरु ने डिजाइन किया है। ये पूछ सकता है कि अभ्यास जो ड्रोन है इसको डिजाइन किसने किया है, तो डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने किया है, इसको डिजाइन और विकसित किया है। अभ्यास के विकास का काम 2012 से ही चल रहा था। यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, यानी HEAT है। इस तरह से आपको याद रखना है कि अभ्यास इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे यूपीएससी में आप देखेंगे तो कूटों के माध्यम से ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो कूट में ही आते हैं। अब इसी तरह से वो बनाए जाते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें। अब बड़ा सूक्ष्मता से उसमें अध्ययन करने की जरूरत होती है। आपको एकदम पैनी नजर रखनी होगी, कहीं एक शब्द गलत रहेगा और उतने में पूरे क्वेश्चन का आइडिया बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको भी अपने आप को प्रिपेयर करते चलना, आपको मजबूत करते चलना, क्योंकि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य की सोच तो होना चाहिए आपको। उस ढंग से आपको पहले बनना पड़ेगा, आपको उस पर्सनालिटी में अपने आप को लाना पड़ेगा, फिर तब तो वो चीजों को हम कर पाएंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला हमारा इसमें कथन है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल है। पहला क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है। दूसरा बोला जा रहा है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, ऐसा पूछा जा रहा है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है, यहां सत्य पूछा जा रहा है। तो अब हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और न ही दो। तो हमारा सही उत्तर जो होगा सी होगा, यानी एक और दो दोनों कथन इसमें सत्य हैं। हम व्याख्या देखते हैं इसकी, तो व्याख्या देखते हैं। देखिए, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। यानी अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो रिपोर्टें दी उसमें जो है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है, ये याद रखना है। कब से है? 2018 से इसमें शामिल है। FATF वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ये दोनों जो व्याख्या के दोनों पॉइंट है, ये हमारे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसको दिखा रहे हैं, यानी दोनों कथन सही दिख रहे हैं। फिर हाल ही में जॉर्डन, माली, तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। ये याद रखिएगा, हाल ही में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दिया उसमें माली, जॉर्डन और तुर्की इसको भी ग्रे लिस्ट में शामिल करने की घोषणा हुई, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। किसको बाहर किया गया? बोत्सवाना को और मॉरिशस को बाहर निकाला गया है, जबकि जॉर्डन, माली और तुर्की को शामिल करने की घोषणा की गई। जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है उसे FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे देश हैं, उनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ये रहा हमारा
क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं लेकर। अगला क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का है और ये कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों ने मिलकर कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? कोंकण शक्ति की 2021 की शुरुआत की। हमारे ऑप्शन है भारत और मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी है भारत और जापान और डी है भारत और ब्रिटेन। तो हाल ही में जो दो देशों ने मिलकर कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है वो है भारत और ब्रिटेन। इन दो लोगों ने मिलकर के इसको शुरुआत किया है। तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे क्या। तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने, देखिए ऑप्शन में क्या है, हाल में भारत और ब्रिटेन ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की। यह पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। फिर इसकी शुरुआत भारत के पश्चिमी तट से हुई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कोंकण शक्ति की शुरुआत, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, कोंकण शक्ति 2021 का जो शुरुआत हुई ये भारत के किस तट से हुई है, या मान लीजिए कि पश्चिमी दे दे, पूर्वी तट दे दे, ऑप्शन में बह जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिमी तट से हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना और दोनों के बीच निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करना है। क्या है इसका? एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना और दोनों के बीच निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करना। हमारे जब भी संबंध होते हैं तो ये सारे उद्देश्य तो निहित होंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको कूट में भी अच्छे खासे आपको अभ्यास करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, जिस लक्ष्य के लिए हमारी क्लासें चल रही हैं, जिसको हम शामिल कर रहे हैं। हालांकि इस क्लास का उद्देश्य स्टेट पीसीएस को भी ध्यान में रखा गया है, यूपी पीसीएस, आरओ भी है, और साथ में जो है कि उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी, सारे चीजों को कवर किया जाए। अब यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर छात्र तो इन परीक्षाओं को देगा ही। सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम जो टीम हमारी बनाई गई है काउंसिल का, वो बेहतर चीजें आपके सामने लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। हम और भी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं, जल्द ही आपको उसको घोषित किया जाएगा। आप बस क्लास में लगे रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप अगर कमेंट करते हैं तो उससे हमें उत्साह मिलता है, फिर हम और भी बेहतर ढंग से काम करने के लिए अग्रसरित होंगे। तो आपका प्रतिक्रिया हमें जो है उत्साहित करेगी, हम उत्साहित होंगे और भी बेहतर चीजें होंगी। फिर तो हम चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह कह रहा है कि भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ऐसा पहला कथन है। दूसरा कथन है भारत दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी निर्यात करता है चौथे स्तर पर, ऐसा आप समझिए। फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर इसमें चुनना है कि कौन सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों इसमें कथन सत्य हैं। फिर देखें व्याख्या हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत ने चाय के निर्यात में 2021 के प्रथम 7 महीनों, यानी 2021 जो है 2021 का प्रथम 7 महीनों, यानी जनवरी से जुलाई, ये जो 7 महीना है इसमें 2020 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 14.4% की गिरावट दर्ज की है। यानी 2020 में जितना विकास इसमें हुआ था इसी अवधि में, वही 2021 के इसी अवधि में हमें गिरावट देखने को मिली है। ये चाय, अगर चाय के बारे में हम जाने तो चाय कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे से बना एक पेय पदार्थ है। चाय सभी लोग पीते हैं, ये पेय पदार्थ है। भारत दुनिया में चाय का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत दुनिया में
चाय का चीन के बाद, चीन सबसे बड़ा उत्पादक है इसमें, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। वहीं भारत दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रख लेना है। तो हम इस व्याख्या के अनुसार भी अगर देखते हैं तो वो जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में कब भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी कब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन से ही ख्याल है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से, कोई भी जब बातें बोल रहा है तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। मेंस की स्किल ही यही होती है कि क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाएगा तुरंत आपको कुछ मिनट में आपको समझना और लिखना शुरू कर देना। हमें बातें समझ में आ जाएगी किसी की, तभी तो हम उसको अच्छे से बात कर सकेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, कब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन हमारे हैं ए 17 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 25 अक्टूबर को, ऑप्शन डी है 27 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 अक्टूबर को 60वां स्थापना दिवस भारत तिब्बत पुलिस का मनाया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या अगर देखते हैं तो 24 अक्टूबर 2021 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया, 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था, उसके दौरान 24 अक्टूबर 1962 को हुई। आईटीबीपी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। आप इंटरनल सिक्योरिटी अगर मेंस में पढ़ते हैं तो वहां आपको ये सारे जो है कि सशस्त्र सेनाओं के बारे में पढ़ना होता है। तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तो भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है, तो आपको गृह मंत्रालय। वर्तमान में आईटीबीपी लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जचेपला तक 3448 किलोमीटर भारत सीमा की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है। यानी लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का लगभग 3488 किलोमीटर के क्षेत्र की जो सुरक्षा है वो आईटीबीपी को दी गई है, ये इसके लिए उत्तरदायी है, ऐसा है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। 8वां क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत का दूसरा समुद्री परीक्षण कहां आयोजित किया जा रहा है। क्या पूछ रहा है? पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत का दूसरा समुद्री परीक्षण कहां आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं कोच्चि, बी है गोवा, सी है कोलकाता और डी है कांडला। तो हमारा सही उत्तर इसका जो है कोच्चि है, यानी कोच्चि में विक्रांत का दूसरा समुद्री परीक्षण आयोजित किया जा रहा है। व्याख्या हम लोग देखते हैं इसकी क्या है। तो व्याख्या देखें, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत का भारतीय नौसेना द्वारा दूसरा समुद्री परीक्षण 24 अक्टूबर से कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? आप ये भी ध्यान रखिए, भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है। अब यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है विक्रांत, ये याद रखिएगा। और इसी का विक्रांत का ही दूसरा समुद्री परीक्षण 24 अक्टूबर से कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। कोच्चि कहां पे है? केरल में है। मान लो अगर आपसे वो कोच्चि ना स्थान देकर वो बोल देगा कि किस राज्य में किया जा रहा है, तो आप केरल लगा दीजिएगा। इसका पहला समुद्री परीक्षण अगस्त 2021 में हुआ था, ये दूसरा हो रहा है 24 अक्टूबर से। इस पोत का वजन लगभग 40,000 टन है
और इस युद्धपोत पर MiG-29K लड़ाकू जेट, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर व कामो 31 हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। इस पे ये सारी चीजें युद्धपोत पर तैनात रहेंगी। वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है, INS विक्रमादित्य। इसको आपको याद रखना है। बड़े ही ध्यान से व्याख्याओं को भी पढ़ना है आपको। जो PDF उपलब्ध होगी आप उससे नोट्स बनाते जाइएगा, PDF सब रखते जाइएगा, कलेक्शन करते जाइएगा। फिर ये जैसे हो जाएगा नेक्स्ट परीक्षा के लिए आपको एक जगह मिल जाएगा, आप उस पर बेहतर तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित सफेद बौने तारे, ध्यान से पढ़िए, हाल ही में चर्चित सफेद बौने तारे के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है सफेद बौने तारे के संदर्भ में। असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारा विकल्प ये जो है कि कथन है कि ऐसे तारों का, पहला कथन है ऐसे तारों का घनत्व बहुत अधिक रहता है। घनत्व क्या रहता है? बहुत अधिक रहता है, ऐसा पहला बोलबा। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि इसमें से असत्य कौन है, तो असत्य कथन को हमें पहचानना है। तो असत्य कथन जो पहचानेंगे, इसमें ऑप्शन हमारे हैं कि केवल एक सही है, केवल दो, या केवल एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसमें से हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। यानी ये सत्य पूछ रहा है तो न तो एक और न ही दो, यानी ये दोनों हमारे कथन क्या है? सत्य है। जबकि ये सत्य पूछ रहा है तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अनुसार। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या देखें, एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने हाल ही में देखा कि एक सफेद बौने तारे ने अपनी चमक 30 मिनट में ही खो दी। एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने देखा कि एक सफेद बौने तारे ने अपनी चमक 30 मिनट में ही खो दी, जबकि इस प्रक्रिया में महीनों का समय लगता है। जबकि ये तो 30 मिनट में ही खो दी। अब इस घटना को स्विच ऑन और ऑफ घटना के रूप में संदर्भित किया जाता है। सफेद बौने तारे में उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे तारों का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। तो ये व्याख्या आपकी रही। तो इस तरह इसका जो है ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। यह पूछ रहा है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहां से लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहां से लॉन्च की गई? ऑप्शन है हमारे वाराणसी, ऑप्शन बी है जयपुर, सी है अहमदाबाद और डी है भोपाल। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। आप मान लो ये सारे एक स्थल दिए हो, शहर दिए हो, मान लो कि यहाँ ये भी पूछ सकता है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो राज्य यहां बदल जाएंगे ऑप्शन। तो वाराणसी है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, आ जाएगा ऑप्शन में। तो वाराणसी से ये शुरू की गई है। इसकी व्याख्या देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना PMASBY लॉन्च की। यानी वाराणसी से की, वाराणसी से की। अब नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को दौरे पे थे उत्तर प्रदेश के, तो वाराणसी से इसको लॉन्च की। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा शुरू की है। जो पहले से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना चल रही है उसके अलावा ये नई योजना है। फिर देखेंगे पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को, पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होने जा रही, यानी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होने जा रही है योजना। PMASBY को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ये इसका उद्देश्य है। इसके तहत सभी राज्यों में लगभग 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण
केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस तरह से इसकी व्याख्या रहे। अभी 25 अक्टूबर को ही ये लॉन्च हुई है योजना, और जो है कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा शुरू की गई है। ये 10 क्वेश्चन हमने आपके सामने लाया, जो हमारी टीम और हमारे द्वारा जो तैयार किया गया है, ये आपके लिए बड़ी ही सार्थक सिद्ध होगी, ये मुझे विश्वास है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये वीडियो को आप शेयर भी करें और चैनल को आप जो है कि लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, तो इससे मुझे उत्साह मिलेगा कि हम बेहतर और भी चीजें करते रहेंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।